हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हमने अपना प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार को प्रारंभ किया था। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमने चैप्टर 1 को शुरू किया था, जिसका नाम था राजनीति विज्ञान, अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति। तो हमने उस अध्याय को शुरू किया और उसमें ये समझा कि राजनीति विज्ञान क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस रूप में ये अन्य समाज विज्ञानों से घुली मिली है और बाद में इसे स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान का जो विषय का दर्जा है वो किसने दिया और वो वहाँ से फिर धीरे धीरे प्रचलित होती हुई भारत में किस प्रकार से उसका आगमन हुआ। उस अध्ययन को हमने 2 भागों में विभाजित किया और पहला भाग था परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा भाग था आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण को हम लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। उसमें हमने राजनीति विज्ञान क्या था उसे भी समझ लिया। उसके बाद में परंपरागत क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया कि परंपरागत क्षेत्र कौन कौन से विद्यमान थे, यूनेस्को के द्वारा क्या डिसाइड किया गया था कि राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य मुख्य आधार बिंदु रहेंगे। उसी क्रम में आज हम उस दृष्टिकोण को पढ़ चुके हैं और एक नए दृष्टिकोण को, जिसे राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। नाम आधुनिक आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती है। जब हम किसी नई और किसी पुरानी चीज को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो तुरंत ही हमारे समझ में आ जाता है कि पुराना कौन सा है और नवीन कौन सा है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। जिस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा हुआ था, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को 4 भागों में बांटा जाता है। और वो 4 भाग है। नंबर 1 है कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। नंबर 2 है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। नंबर 3 है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और नंबर 4 है राजनीति शास्त्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। बारी बारी से देखने पर यदि हम किसी चीज को एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ नई बातें तो हमारे मन मस्तिष्क में कौंध ही जाती हैं कि क्या है राजनीति शास्त्र में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन क्या है। तो जब हम मानवीय क्रियाओं की बात लेते हैं तो हम सब मानव हैं और अपनी डेली रूटीन की क्रियाओं को हम भली भांति जानते हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, घूमना, नए कपड़े पहनना, पूजा करना, खाना बनाना, खाना खाना, ये बहुत सारी दैनिक प्रक्रियाएं हैं। ये हमारे जीवन में चल रही हैं। दिखने में ये सारी प्रक्रियाएं कैसी है? सामान्य प्रक्रियाएं हैं। पर इन सभी सामान्य सी प्रक्रियाओं में जो मनुष्य रोज जिन प्रक्रियाओं को निभाता है, चलता है, करता है कार्यों को, उन समस्त क्रियाओं में कहीं ना कहीं हर बात कहीं किसी दूसरे को भी प्रभावित करती है। तो मानवीय जो क्रियाएं हैं वो उसका प्रभाव कहीं और भी पड़ता है और उसका प्रभाव अन्य लोगों पर जब पड़ता है तो वही चीज जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है या हमारा दैनिक रूटीन है, हमारी मानवीय क्रिया है, वो राजनीतिक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। जैसे घर से ही शुरुआत करते हैं समझने की कि यदि हम मानवीय क्रिया है, सोना है, हम सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं और मम्मी पापा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप लोग देर से उठते हैं, तो दोनों ही मानवीय क्रिया है। मम्मी पापा जल्दी क्यों उठे? क्योंकि उन्हें अपने आगे की कार्यों की चिंता है
कि यदि मैं इतनी बजे उठूंगा तभी मेरा वो कार्य संपन्न हो पाएगा। आप लोग देर से क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आपको सुबह कोई काम नहीं है जल्दी उठकर, तो आप अपना शेड्यूल देर से शुरू करते हैं। तो दोनों ही मानवीय क्रियाएं हैं, उनके लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन जब प्रभाव की बात आती है तो प्रभाव क्या पड़ता है? बहुत सारे आयाम है, समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम केवल राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य को ही समझेंगे कि उनके आपके देर तक सोने से, यदि वो जल्दी उठ जाते हैं तो जो व्यक्ति उठेगा वो अपने दैनिक नित्य कार्य शुरू कर देगा, खटपट खटपट करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, आवाज होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप सोते हुए को प्रभावित हो रहे हैं, आपको प्रभाव पड़ उनके ऊपर हो रहा है। और यदि आप सो रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ना उस कमरे में लाइट जल सकती है, ना उस कमरे की सफाई हो सकती है, ना उस कमरे में बातचीत हो सकती है। यानी जिस कमरे में आप सो रहे हैं वो कमरा ब्लॉक हो गया। तो आप सोते हुए भी अनजाने अनजाने बहुत सी ऐसी चीजों से घुल मिल जाते हैं जो प्रभावित करती है अन्यों को। ये सामान्य सा उदाहरण था, इसका कोई अर्थ विशेष रूप में नहीं है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। जो उदाहरण अभी आपको समझाया गया है वो घर का था, और उसी रूप में यदि हम देखते हैं समाज में जब मानवीय क्रियाएं होती हैं तो उन मानवीय क्रियाओं का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और वही राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण हमें समझाता है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनेताओं ने राजनीति विज्ञान को पुनः नवीन रूप से परिभाषित किया, जिसमें चार्ल्स मैरियम प्रमुख थे। चार्ल्स मैरियम और उनके सहयोगी लासवेल एवं कैप्लॉन आदि ने मिलकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को 4 भागों में बांटा, जिसे हम कहते हैं कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, और राजनीति शास्त्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। फर्स्ट पॉइंट को हम लोग शुरू करते हैं कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। तो जितने भी अनुभववादी व व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को मूलतः मानव के संगठित जीवन का विज्ञान मानते हैं, कि जब से मनुष्य ने संगठित जीवन प्रारंभ किया तब से राजनीति विज्ञान की शुरुआत हो गई, जिसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के रूप में जोड़ सकते हैं। कैटलिन का मानना है कि राजनीति शास्त्र संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु वह मुख्य रूप से मानव जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो लासवेल, चार्ल्स मैरियम, लासवेल और कैप्लान जैसे आधुनिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन बताया, और मानवीय क्रियाओं में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हमें मानव के समग्र रूप का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि हमें मानव की राजनीतिक क्रियाओं को ही संगठित राजनीतिक क्रियाओं को ही पढ़ना है, वही हमारे विषय का मुख्य विषय वस्तु है। तो यहाँ पर वो मानवीय क्रियाएं जो राजनीति विज्ञान के कार्यक्षेत्र में आती हैं, तो उसकी शुरुआत कब से हुई? तब से जब से मनुष्य ने संगठित जीवन जीना प्रारंभ किया। जब मनुष्य अलग अलग रहते थे तब उनमें राजनीतिक जो बातें थी या राजनीतिक विचारधारा उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन जब मनुष्य ने संगठित जीवन प्रारंभ किया, जब से मनुष्य ने संगठित जीवन एक साथ रहकर जीवन प्रारंभ किया, तभी से राजनीति विज्ञान की जो मानवीय क्रियाएं हैं वो सब राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण में आ जाती हैं। इसीलिए कैटलिन ने अपनी कोटेशन में इसी बात को समझाया था कि मुख्य रूप से मानव जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन ही क्या है? संगठित मानव जीवन का अध्ययन ही
राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। डार्विन ने अपनी बात को समझाने के लिए कोटेशन में कहा कि राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति स्वयं समस्त जीवन कार्य प्रणालियों को एक साथ चलाता है तो जीवन में साथ साथ चलते चलते कई सारी बातें एक दूसरे के कुछ समकक्ष होती हैं तो कुछ विपरीत होती हैं। यही है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय क्रियाएं। दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। इसका अर्थ ये है कि जब हमने पढ़ा मॉर्गेंथ्यू को तो उन्होंने बताया कि शक्ति ही वो चीज है, जब कोई भी कार्य हो जब तक उसमें शक्ति नहीं होगी तब तक वो बालू का ढेर नजर आएगा या कागज के हथियार नजर आएंगे जिससे कोई कार्यविधि पूर्ण नहीं होती। कि जब तक शासनकर्ताओं में शक्ति नहीं होगी तब तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन कहीं ना कहीं अपूर्ण नजर आएगा। इस बिंदु को मानने वाले विचारकों का नाम है मैक्स वेबर, मॉर्गेंथ्यू और लासवेल। लासवेल ने माना कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है और मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के विवरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। कि जब जब शक्ति का प्रयोग होता है उसका विवरण होता है, शक्ति का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव का कहीं आगे और अधिक प्रभाव पड़ता है और यही राजनीति विज्ञान की बुनियाद है जो शक्ति पर आधारित है। तीसरी बात है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। व्यवस्था का अर्थ होता है जब भी कभी कोई कार्य करते हैं तो कार्य का एंड उसका परिणाम कहलाता है। उस परिणाम से पहले आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की, वही है राजनीति विज्ञान का अध्ययन। जैसे साधारण सा उदाहरण चाय बनाने का है कि यदि हम किसी के सामने 2 कप चाय लाकर पेश करते हैं, उसको ऑफर करते हैं, तो वो चाय ही दिख रही है लेकिन उस चाय बनाने के लिए आपने कितनी व्यवस्था की वो किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे चाहे आप गैस पर बनाएं तो गैस होनी चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए, माचिस या लाइटर होना चाहिए जिससे ईंधन का प्रयोग होगा और चाय में डलने वाली चीजें दूध, चीनी, पत्ती और बर्तन और चाय छानने की चलनी, ये सारी चीजें मौजूद होगी तब वो 2 कप चाय बनकर तैयार होती है। तो 2 कप चाय बनकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। तो यही हमारे जो विषय का आधुनिक दृष्टिकोण है वो यही बताता है कि राजनीति शास्त्र में मानवीय क्रियाएं हैं, राजनीति शास्त्र में शक्ति है, लेकिन वो क्रियाएं और शक्ति हमें एक व्यवस्था में यदि हम ढाल देते हैं तो वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन बन जाता है। यानी व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हम किस किस का अध्ययन करते हैं और वो व्यवस्था क्या क्या है, जैसे संविधान, सरकार व कानून, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं और इनसे महत्वपूर्ण व्यवस्था भी जो है वो निम्न 3 चरणों से समझी जा सकती है। कि पहली है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया, दूसरा इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध और तीसरा है राजनीतिक व्यवहार। कि जब कोई क्रिया होती है, जब कोई सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया से संबंधित संरचनाओं में भी कहीं अंतः संबंध होता है और उसी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर दिखाई देता है। कि जब कभी कोई कार्य करते हैं, जैसे हम अपने शरीर का उदाहरण लेते हैं, हमें एक डस्टर उठाना है, एक डस्टर उठाने में कितने लोगों की मदद ली हमने, कौन कौन सी चीजें हमारी मौजूद उसमें काम आई,
उंगलियां काम आई, हाथ काम आए, उंगलियां काम आई, ये बाजू काम आए, ब्रेन काम आया, और आंतरिक क्रियाओं का तो पूछो ही मत। तो ये सारी चीजें क्या है, एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से प्रभावित भी होते हैं जनता, प्रभाव भी उनका पड़ता है। तो संस्था कौन सी है, जैसे कानून बनाना है, सरकार है, या और ये सरकार और कानून जो बनती हैं तो वो कोई ना कोई राजनीतिक संस्था उनको संचालित करती है, और उस संचालन का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। इसलिए ये व्यवस्था भी राजनीति विज्ञान का ही कार्य होता है, क्षेत्र होता है। अगला अंतिम पॉइंट है कि राजनीति शास्त्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। कि जब हम राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें मानवीय क्रिया शामिल होती है, उसमें शक्ति शामिल होती है, और राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। लेकिन यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाए, यदि किसी चीज का निर्माण नहीं होता, तो ये तीनों की तीनों चीजें बेकार हो जाती है। तो इस बेकारी से निपटने के लिए हमें कोई निर्णय लेना होगा, और निर्णय का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, वही राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का विषय वस्तु होती है। तो क्या है राजनीति शास्त्र की ये अंतिम शक्ति। तो जैसे निर्णय निर्माण ही मानवीय जीवन का सार है, जैसे सरकार, संविधान, कानून, न्यायालय जैसी राजनीतिक संस्थाओं का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना होता है। जब हम सरकार की बात करते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम सर्वोच्च न्यायालय की या किसी भी न्यायालय की बात करते हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, निर्णय देती हैं। निर्णय निर्माण ही आगे चल के जो एक संविधान, कानून जब बनते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया को हमको अपनाना होता है, और वही है आधुनिक दृष्टिकोण, जो राजनीति विज्ञान क्या है ये हमें समझाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने आज राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा, तो उससे समझ में आया कि राजनीति विज्ञान क्या है। जब हम इसके क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, क्या राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है, तो हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसे किसी बंधन में बांधना असंभव है। वो मानव की क्रियाओं में हर जगह मौजूद है, चाहे से वो क्रिया धार्मिक हो, चाहे से वो क्रिया शैक्षणिक हो, चाहे से वो क्रिया वैज्ञानिक हो, चाहे से वो क्रिया खेल से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, या मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में राजनीति विज्ञान की उपस्थिति मौजूद है। वो हमेशा हमेशा उसमें उपस्थित है। तो आज राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को बांधना काफी मुश्किल कार्य है। ये लंबे समय से मनुष्य के जितने भी आयाम हैं उन सब में अपनी उपस्थिति का भान करवाता है। तो उसका क्षेत्र काफी व्यापक है, विस्तृत है। जहां जहां तक मनुष्य की सोच जाती है वहां वहां राजनीति विज्ञान का क्षेत्र भी पहुंच जाता है। तो प्रत्येक क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया राजनीति विज्ञान के आधुनिक क्षेत्र के दायरे में आती है।